दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को एक एक करके आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना फिर से शुरू होगी। सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पटना के एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस योजना को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता देखते हुए इसे फिर से शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, साल 2005 में सत्ता में आने के बाद राज्य में हमने बेहतर सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कराया है। सिर्फ बेहतर सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कराना ही नहीं बल्कि उसका अच्छे से मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी होता है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से विदेशी दौरे पर सिंगापुर जाएंगे। आरजेडी अध्यक्ष सुबह अपनी पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। बता दें कि दिल्ली में उनका रूटीन हेल्थ चेकअप होगा। इसके बाद वहां से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर में भी उनका रूटीन चेकअप किया जाएगा। बता दें कि दिसंबर 2022 में लालू का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी पति एवं बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती है। बिहार में कई सड़क परियोजनाएं जमीन अधिग्रहण न होने की वजह से अटकी हुई है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पथ निर्माण विभाग अब अपनी देखरेख में ही सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करवाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति के तौर पर पथ निर्माण विभाग में सेवा ली जाएगी। विभाग इस प्रस्ताव पर अभी काम कर रहा है। जल्द ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। रक्षाबंधन 2024 के मौके पर बिहार राजधानी पटना की सिटी बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेगी। नीतीश सरकार ने राखी पर बहनों को तोहफा दिया है। पटना में चलने वाली बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी सिटी बसों में 19 अगस्त सोमवार को महिलाओं और युवतियों का टिकट नहीं लगेगा। यह सुविधा सभी वर्ग की महिला यात्रियों पर लागू होगा। मुफ्त यात्रा की सुविधा रक्षाबंधन के दिन सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक ही मिल पाएगी। बता दें कि परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजधानी पटना में कुल 135 सिटी सर्विस की बसों का परिचालन किया जा रहा है। इसमें से 25 इलेक्ट्रॉनिक एवं शेष सभी बसें सीएनजी पर चलने वाली है। इन सभी बसों में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं एवं छात्राओं के लिए बस सेवाएं पूरी तरह से फ्री होगी। बिहार में पुलों के गिरने पर सियासत जारी है। तीसरी बार भागलपुर में निर्माणाधीन अगवानी पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिसके बाद विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है और जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए उसे ठेके दिए जा रहे हैं। ऐसे में पता नहीं सरकार को क्या इंटरेस्ट है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में लगातार त्रासदी जारी है। बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नीतीश कुमार कुछ भी निर्णय लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इससे पहले भी 1 दर्जन से ज्यादा पुल ध्वस्त हो चुके हैं। 710 करोड़ की लागत से सिंगला कंपनी अगवानी पुल बना रही थी, फिर से धाराशायी हुआ है और गिर गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने लेटर एंट्री के जरिए सीधी नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। 45 पदों पर संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की भर्तियां निकाली है। बता दें कि जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस बार मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए योजनाबद्ध और सातिराना तरीके से आरक्षण को खत्म करने का आरोप मढ़ा है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर यूपीएससी के विज्ञापन पर एतराज जताते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसे घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक रोचक मामला सामने आया है। यहाँ आम लोगों को झांसा लेकर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अपराधी के साथ ही फ्रॉड हो गया। 4 साथीरों ने खुद को आर्थिक अपराध इकाई अफसर बताकर एक साइबर अपराधी को फर्जी तरीके से अरेस्ट कर दिया। फिर उसे बंधक बनाकर मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक गाड़ी में घुमाते रहे। साथीरों ने उससे सोने की चेन और मोबाइल फोन लूट लिया। फिर 50,000 रुपए वसूल कर उसे छोड़ भाग गए। बता दें कि बिहार पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 24 अगस्त को फैसला आने की संभावना है। इस चार्जशीट में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे एवं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली की अदालत में शनिवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने या नहीं लेने के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि अगले हफ्ते की सुनवाई में फैसला सुनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर में खेल एकेडमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया है। ये प्रोजेक्ट 750 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसमें 23 से ज्यादा खेल विधाओं के लिए उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही एथलेटिक, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस आदि सुविधाओं को उपयोग हेतु खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर परिसर में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भवन निर्माण विभाग एवं खेल विभाग के पदाधिकारियों को जारी कर दिया है। 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर इस स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा।
बिहार में पुल गिरने पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। भागलपुर जिले निर्माणाधीन अगवानी पुल का हिस्सा शनिवार को ध्वस्त हो जाने पर नीतीश सरकार की ओर से सफाई आई है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह पुल गिरा नहीं बल्कि पुल का पाया पहले ही टूटा था, उसे गिराने की एवज में पुल गिरा है। पुल तो पहले ही गिरा था, अब उसकी सफाई करने और तोड़ने के दौरान पुल गिराया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहटा के अमनाबाद इलाके में 51 बालू माफियाओं को एक साथ गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से कई मशीनों को जब्त किया गया जिसका इस्तेमाल कर अवैध खनन किया जा रहा था। बालू माफिया ट्रक के इंजन को मॉडिफाई करके भी खनन कर रहे थे। बता दें कि बिहटा में सोन नदी किनारे बालू के अवैध खनन को लेकर कई बार माफियाओं के बीच खूनी संघर्ष हो चुका है। जानकारी के मुताबिक पटना पुलिस की टीम ने शुक्रवार देर रात बिहटा में अमनाबाद में बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान सोन नदी में अवैध खनन करते हुए 51 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भागा तेंदुआ रामनगर में दाखिल हो गया है, जहां गुदगुदी गांव में तेंदुआ ने एक बछड़े को अपना शिकार बना लिया। घटना शुक्रवार देर रात की बताई गई है। बछड़ा गांव में प्रभु यादव का था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात गांव के लोग खाना खाकर सो गए थे। इसी दौरान देर रात बीटीआर से निकला एक तेंदुआ गाँव में पहुंच गया। तेंदुए ने बछड़े पर हमला कर दिया और उसको मार डाला। बछड़े की आवाज सुनकर लोग जब घरों से निकलकर हल्ला मचाए तो तेंदुआ भाग निकला। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 तो हरियाणा में एक फेज में वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को दोनों राज्य के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। चुनावी शेड्यूल जारी होने के बाद हरियाणा का एक ओपिनियन पोल सामने आया है। इस सर्वे में किसी भी दल को पिछली बार की तरह ही बहुमत मिलता नहीं दिखाया गया है। हालांकि इस बार करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक दिन पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का जोर दिया और कहा कि महाविकास आघाड़ी की ओर से घोषित ऐसे किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। ठाकरे की इस बयान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय दिल्ली में नहीं लिया जाएगा। उनका इशारा कांग्रेस पार्टी का केंद्र नेतृत्व की ओर था। बता दें कि इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चौहान ने शनिवार को कहा कि शिवसेना कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कर रही है। इससे पहले भी शिवसेना नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ चर्चा भी की थी। शिवसेना अध्यक्ष ने सहयोगियों से मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला लेने को कहा था। उन्हें कांग्रेस और एनसीपी नेतृत्व के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में हमलावर आरोपी छात्र ने किराए के मकान पर ही बुलडोजर चला दिया। सरकार के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उच्च अधिकारी इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से शुक्रवार देर रात को आरोपी को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद पटवारी सुरपाल सिंह सोलंकी ने 2 जेसीबी मशीनों को लगाकर आरोपियों के पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया है। भारतीय पर्यटकों से लगे करारे झटके के बाद मालदीव संभल गया है। कुछ समय पहले तक चीन के करीबी जाने वाला मालदीव अब भारत की तारीफ पर तारीफ कर रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के जुड़े एक समारोह में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र बनकर उभरा है, जो उनके देश सहित कई देशों को प्रेरित करते हुए उदाहरण पेश करता है। मालदीव और भारत के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी पर विचार करते हुए कहा कि यह इसके लोगों में निहित है और हमारे सक्रिय द्विपक्षीय सहयोग में मध्यम से मजबूत हुई है। डॉक्टरों की हड़ताल हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ती जा रही है। अब दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पतालों के डॉक्टर ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अपनी ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी और आईपीडी सेवाएं बंद कर दी। दिल्ली की सर गंगाराम, फोर्टिस और अपोलो जैसे अस्पतालों ने शनिवार को अपनी ओपीडी, वैकल्पिक सर्जरी और आईपीडी सेवाएं बंद कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 10 में से 4 विधायक ईश्वर सिंह, रामकरण काला, देवेंद्र बाबली और अनूप धानक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनमें से अनूप धानक ने पहले ही पार्टी छोड़ दी थी, जबकि ईश्वर सिंह, रामकरण काला और देवेंद्र बाबली ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। ये विधायक अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताते चले कि हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें जीतने में कामयाब रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बचाव किया है। अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी खुद एक महिला है, वह महिलाओं का दर्द अच्छी तरह से समझती है। इस मामले में जो भी जरूरत थी या जो भी उनके हाथ में था उन्होंने बखूबी किया है। उन्होंने पुलिस को भी जल्द से ही काम करने को कहा और जब जरूरत पड़ी तो सीबीआई को भी केस ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, किसी भी राजनीतिक दल को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर लगातार राजनीति कर रही है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ ने शनिवार को कहा कि भारत रोजगार सृजन के मामले में G20 देशों से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए देश को 2030 तक 14.8 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हीरक जयंती कार्यक्रम में कहा कि 2010 से शुरू होने वाले दशक में भारत की औसत वृद्धि दर 6.6% रही, लेकिन रोजगार दर 2% से कम रही। गोपीनाथ ने कहा कि इसलिए भारत की रोजगार दर अन्य G20 देशों की तुलना में काफी कम है। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप किस राज्य से हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उस राज्य की खबर भी हम आप तक पहुंचा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।